तो कई बार जानकारी आती कि जो पुलिस इन्फॉर्मर उसको सजाए मौत की सज़ा दी गई। जितने साल पार्टी में थे वो तो जनता के लिए किए हैं, वही बताते थे, भले वो रास्ता गलत था। सब रोकड़ा नगद आप लोग जो वसूली होती थी सब नगद में होती थी? नगद में होती थी। तो सरकार अध्यक्ष उपाध्यक्ष सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी ही सब कुछ चलाता है इसको। सबसे पहले तो अपना मानपुर थाने को लूटे थे। तो इन नक्सलियों के पास हथियार कहाँ से आते थे, गोला बारूद कहाँ से आता था? जैसा बंदूक का एक गोली चले जाता है, इसमें 70-80 गोली भी एक साथ चलता है। वो तोप करके बनाए। आप लोग के ट्रेनिंग कैंप्स चलते थे, वहाँ पर खुद देसी बम बनाना या बारूद बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। करीब 28 साल तक महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ जंगलों में नक्सल आंदोलन से जुड़े गिरधर आज एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। करीब 28 साल अपने जीवन का हिस्सा उन्होंने इन्हीं जंगलों में नक्सल आंदोलन के साथ जुड़ने के बाद अलग अलग रोल प्ले किया और एक समय ऐसा भी आया जब वो पूरे गढ़चिरौली के नक्सल मूवमेंट को वो लीड करते थे। इन्हीं से हम जानने की प्रयास करते हैं कि आखिर ये नक्सल आंदोलन में उनका रोल क्या था, किस क्या क्या स्ट्रक्चर होते और उसके बाद जब उन्होंने सरेंडर किया तब उसके बाद उनका जीवन किस तरह से है। गिरधर, आप मुझे बताइए ज़रा कि अब चूँकि ये नक्सल आंदोलन धीरे धीरे अब ख़त्म होने की कगार पर पहुँचा हुआ है, अभी हाल ही में फुलनार नाम की एक जगह है जहाँ पर पुलिस कैंप बनाया गया, 50 साल बाद वहाँ पर तिरंगा लहराया गया, वहाँ पर जनताना सरकार चलता था। ये जनताना सरकार होता क्या है, इसका रैंक क्या है, इस बारे में बताइए। जो हम पूरे के पूरे घर दर छोड़ के आए हैं, हम प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरी है। जो हम भी पार्टी सदस्य है, लेकिन हम क्या है, हम प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरी, पेशेवर क्रांतिकारी। वो गांव में रह के जो काम करता है वो पार्ट टाइम पार्टी मेंबर है। तो उनमें हम में और उनमें फ़र्क यही होता है कि वो अपने घर का काम करते हुए पार्टी का काम कर रहे हैं, इसलिए वो पार्ट टाइम पार्टी मेंबर हो गए। वो पार्ट टाइम पार्टी मेंबर्स में से 7 गांव में से एक गांव में एक सेल होता है। वो एक गांव में एक सेल होता है, उस सेल का एक सेक्रेटरी होता है। वो सेक्रेटरी जो सेल का सेक्रेटरी होता है, वो सेक्रेटरी को यहाँ पे लाते हैं। हाँ, 7 गांव में 7 सेक्रेटरी होते हैं, लेकिन सबको नहीं लाते। जो कर सकते हैं, वो करने लायक है, तो ऐसे लोगों को 3 लोगों को रखते हैं वो पार्टी मेंबर में से। उसको बोलते हैं ग्राम पार्टी कमेटी। हो, ग्राम पार्टी कमेटी। वो 3 में से एक सेक्रेटरी होता है, वो जनता सरकार को चलाता है। अच्छा, तो यानी इसका मतलब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सेक्रेटरी, ऐसे 3 हर जनताना सरकार के 3 सदस्य। जनता सरकार अध्यक्ष उपाध्यक्ष सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी ही सब कुछ चलाता है इसको। हाँ, मतलब ये पार्टी वाला है ना, जो सेक्रेटरी है वो। बाकी लोग भी जो शाखाएं हैं उसमें एक नए शाखा में भी एक इंचार्ज होता है, वो भी पार्टी मेंबर ही होता है। उसमें बाकी लोग पार्टी मेंबर नहीं भी होते हैं, संगठन सदस्य भी होते हैं। ऐसे ये होता है। फिर इसका मीटिंग कैसा होता है, ये ग्राम पार्टी कमेटी ही जनता सरकार के नाम से मीटिंग लेता है। अच्छा, मुझे जन अदालत कब बुलाई जाती है और उसमें जनताना सरकार का क्या रोल होता है? देखो, जन अदालत सभी गांव में है। संगठन KMS DAKMS और वहाँ पे सेल भी होता है। हर एक गांव में KMS DAKMS होता है, उसको चलाने के लिए वहाँ पे पार्टी सेल होता है, वो सेल लीड करता है। वो अगर इंफॉर्मेशन देगा GPC को, ग्राम पार्टी कमेटी सेक्रेटरी को, तो ये डिसाइड करता है कि इस गांव में क्या समस्या है, उस गांव में क्या समस्या है, इस गांव में क्या समस्या है। वहाँ पे कुछ मारपीट चला, या तो ज़्यादातर तो जन अदालत किस में होता है, एक तो पुलिस इन्फॉर्मर कोई भी होता है, हाँ, उसके बारे में जन अदालत होता है। दूसरी बात, कोई अत्याचार, अन्याय अत्याचार हुआ है गांव में महिलाओं के खिलाफ में, या किसी ने खून कर दिया अपने बीच में, यहाँ तो अंधविश्वास बहुत है, उसमें मार भी डालते हैं। तो ऐसे केसेस जो है उसको लेके फिर पंचायत वालों को बुलाते हैं। उसमें लीड तो करता है, पहले चर्चा जनता सरकार का मीटिंग होता है, क्योंकि 5 जो शाखाएं हैं उसके मेंबर्स सेक्रेटरीज आ जाए, इंचार्ज लोग आ जाएंगे। उसको लेके सेक्रेटरी बैठेंगे, क्या मामला है, उसमें पूरे डिसीजन लेंगे कि कैसे हुआ घटना, क्या हुआ क्या है नहीं, पूरे चर्चा करेंगे। उसके बाद
जो न्याय शाखा का इंचार्ज है उसको जिम्मेदारी देंगे कि आप जन अदालत लगाओ। वो पार्टी ये जो पीएलजी है उसका हाथ नहीं रहेगा इसमें। हाँ, बड़ा मामला होने से पीएलजी खड़ा रहेगा, मतलब वो जो एरिया कमेटी है इसको चलाने वाले एरिया कमेटी, मतलब इसमें जो नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है पार्टी का सेल, उसके ऊपर का स्ट्रक्चर होता है जीपीसी, जीपीसी के ऊपर का स्ट्रक्चर होता है एसी, एसी के ऊपर का स्ट्रक्चर होता है डीवीसी, एसजेडसी, सीसी लास्ट। ये पार्टी का ढांचा है, स्ट्रक्चर। तो छोटे छोटे मामले जो भी है जनता सरकार में ही उन लोग निपटा लेते हैं। ये फिर पांचों, ये जन अदालत कैसे चला, संस्कृति कैसे चल रहा है, रक्षा का कैसे चल रहा है, ये सारी विषयों को एक जनता सरकार में मीटिंग में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो ग्राम पार्टी कमेटी सेक्रेटरी है वो ऊपर भेजेगा कि एसी को। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, आप चूंकि जन अदालत का आपने जिक्र किया, जन अदालत का एक कई सारे वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें आपने पुलिस इन्फॉर्मर का भी जिक्र किया। इस गांव में ये पुलिस इन्फॉर्मर है, तो कई बार जानकारी आती कि जो पुलिस इन्फॉर्मर उसको सजाए मौत की सज़ा दी गई। वो क्या होता है, किस आधार पर तय होता है? जनता फैसला लेती है या फिर जो आपके सर्वोच्च लीडर वहाँ पर मौजूद रहते हैं उस अदालत में वो तय करते कि भाई इसे माफ़ कर देना है, इसे मौत की सज़ा देना है? अक्सर छोटे छोटे मामलों मतलब बड़े मामले को तो पार्टी ने जनता सरकार को छोड़ता नहीं, क्योंकि वो एरिया कमेटी ले लेता है, क्योंकि वो इन्फॉर्मर है उसको मारना है, ऐसे मामले जनता सरकार को नहीं देते हैं। छोटे छोटे मामलों को ही उनको निपटाने के लिए बोलते हैं। फिर भी अगर जनता सरकार में एक रक्षा विभाग है ना, उसमें तो एरिया मिलिशिया कमांड, मिलिशिया जो सदस्य होते हैं उन लोग करते हैं, लेकिन उसको भी करने के लिए आदेश पार्टी देना पड़ता है। अच्छा। वो खुद डिसीजन नहीं लेते। अच्छा, मतलब ये कि वहाँ पे भले ही जनता मौजूद है, जनता की राय ली जा रही, लेकिन किसी को किसी को मौत की सज़ा देना ये फैसला पार्टी के सर्वोच्च लीडर करेंगे। हाँ, जो मारने की है, किसी को इन्फॉर्मर है उसको ख़त्म कर देना है, तो ये मामला ऊपर चले जाती है। यहाँ पे जो निचले स्तर से पूरे रिपोर्ट कलेक्ट होकर ऐसे चले जाती है एरिया कमेटी तक। एरिया कमेटी के बाद डिवीज़न कमेटी में चला जाता है। डिवीज़न कमेटी में भी जनता ने क्या बोला, वो राय आने के बाद डिवीज़न कमेटी ये सोचता है कि जनता ने, मेजॉरिटी जनता क्या बोला इसके बारे में, वो सही या गलत। आरपीसी वाले भी जांच करेंगे और ऊपर से पार्टी भी जांच करेगी कि क्रॉस चेकिंग भी होगा कि वो इन्फॉर्म है या नहीं। तो फिर पार्टी डिसीजन कर लेता है कि हमारे एरिया में ये व्यक्ति इन्फॉर्मर है, उसको रखना नहीं चाहिए, उसको सफाई कर देना चाहिए। फिर वो सफाई करने के लिए फिर जो मिलिट्री विंग है उसको दे देते हैं। साधारण गांव में है उसको गांव में निपटा देना है तो फिर गांव के मिलिशिया को भी बता सकते, उसको मार डालो करके। नहीं, मिलिशिया से हो नहीं सकता तो फिर प्लाटून या तो फिर कंपनी का कोई एक सेक्शन को दे देंगे, या तो फिर ऐसे जगह है कि वहाँ पे ऐसे कर नहीं सकते, कोई एक्शन टीम डाल सकते, तो फिर कंपनी से या प्लाटून से एक्शन टीम भी डाल देते हैं। लेकिन डिसीजन लेने के लिए डीवीसी डिविजनल कमेटी तक जाता है ये मामला। अगर अदालत करना है उसी चीज़ को, इस गांव में, ये गांव में इन्फॉर्मर है, डिसीजन तो हुआ उसको मारना है करके, लेकिन इस गांव में इन्फॉर्मर है उसको पकड़ा, फिर जनता को बुलाया, जनता के सामने उसके मैटर को रख दिया कि ये ऐसा ऐसा काम किया है, पुलिस को सूचना दिया है, इसके सूचना देने के आधार पर यहाँ एनकाउंटर हुआ है और इतने हमारे साथी भी मरे गए इसमें, ये पक्का इन्फॉर्मर है। फिर ये बात जनता के सामने रखने के बाद आप लोगों का राय क्या है, इसको क्या करना चाहिए? तो जनता ने कोई मतलब कहीं पे खुलकर बोलने में तैयार नहीं रहते, क्योंकि खुलकर बोलेंगे तो फिर ये परिवार पुलिस को बता देगी कि इन्होंने कहा इसलिए पार्टी वालों ने मार दिया, तो बहुत संकोच रहता है।
लेकिन अंदर 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 अलग अलग बात करेंगे तो जनता नहीं, उसको रखना ही नहीं चाहिए, रखना ही नहीं चाहिए करते। ये भी बात पार्टी को समझ में आता है कि डिसीजन लेते समय कई बार ऐसा होता है कि ठीक है उसने एनकाउंटर करवाया, लेकिन वो पहले ऐसा नहीं था, दूसरे भड़काने के इसमें हुआ, लेकिन दूसरों ने इससे करवाया, ऐसे मामला है। ये अच्छा आदमी था और अच्छे काम करता था, ठीक है अब की बार माफ़ करेंगे, छोड़ देंगे। इस तरह अगर मेजॉरिटी जनता ऐसे निर्णय दिए, फिर पार्टी को सोचना पड़ता है कि छोड़ना भी पड़ा कभी कभी। जी बिल्कुल, ये कुछ एक वीडियोस आए। अब एक बात बताइए, अब चूंकि इतने सालों से जंगलों में आप लोगों का ये जो है लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिसे आप क्रांति करते हैं, लेकिन वो कानूनन जुर्म है जहाँ पर लोगों को मारना, किडनैप करना, इस तरह से समानांतर सरकार चलाना। अब फंक्शन किस तरह से होता है जंगलों में? सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आप लोग के पास हथियार, मतलब जब आप थे तो इन नक्सलियों के पास हथियार कहाँ से आते थे, गोला बारूद कहाँ से आता था, कोई बाहर से फंडिंग होती थी, बाहर से कोई सप्लाई होता था, इंटरनली आप लोग डेवलप करते थे जब आप थे? सर ऐसा हथियार तो बाहर से कभी नहीं आया। मैं जहाँ तक जानता हूँ वहाँ तक पार्टी को हथियार बाहर से कभी नहीं आया। जितने भी 2000 के बाद 1999 में जब 2000 के बाद पीएलजीए भी बना, 2000 में पीजीए पीएलजीए बना, वो मिलिट्री का एक्शंस जैसे शुरू हो गया, उससे पहले खरीदे जैसे थोड़ा जानकारी है। पहले पीपुल्स वार पार्टी था तब, लेकिन ये मिलिट्री का एक विंग शुरू हो गया, तब से तो खरीदा हुआ हथियार। बता दीजिए ताकि दर्शक समझ पाए। हाँ, पीजीए पहले बना था जब श्याम और महेश मुरली तीनों सीसी को बेंगलुरु शहर में पकड़ के मार दिए, पार्टी का कमर टूट गया, अभी उठ नहीं सकता करके पूरे चर्चा था। ठीक है, हम उसी से शुरुआत करेंगे करके फिर वो 3 लोगों को मार देने के बाद जो पीजीए खड़ा किया, हम बताइए। गेरिला आर्मी पीजीए, ये फिर पीपुल्स गेरिला आर्मी यहीं तक होता है। ये कब तक चला? 2004 तक चला। 2004 में फिर एमसीसीआई विलय हो गया, तो ये बहुत चर्चा चला। इसमें फिर पीएलजीए लगाया, मतलब पीपुल्स लिबरेशन गेरिला आर्मी, जन चापामार गुरिल्ला आर्मी, ये बदलाव किए उस समय। तो फिर एक्शंस बढ़ने लगा, हथियार भी सीज करने लगे। जैसे सबसे पहले तो अपना मानपुर थाने को लूटे थे, मैं नया नया आया था 1996 में, वह उसी समय लूटे थे। यहाँ के रायबल तिरनाड़ तो मिला था, यहाँ पे 5 एसएलआर जैसे मिले थे। उसके बाद जो जहाँ जहाँ भी कमज़ोर आउटपोस्ट है वहाँ पे हमला करके कोरापुट, नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को भी लूटे। तो बहुत आया है खरीदा हुआ हथियार, हमें तो यहाँ एक भी नहीं है। हाँ, जो राउंड से वो भी जो लूटा हुआ है वही है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आज की डेट में हम आगे के अगर पिछले 4-5-10 सालों में देखने से आम्बुश करना, उसमें कुछ चले जाना, थोड़ा मिलना, और जो एनकाउंटर होना उसमें फायर करना, ऐसे ऐसे करते 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 पार्टी के पास राउंड्स भी ख़त्म हो गए बाद में। तो अपना जान बचाने के लिए, प्रतिरोध करने के लिए, अपन जान बचा के रिट्रीट होने के लिए किसी के पास 20 या 30-40 इतने होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं था। अच्छा, एक चीज़ दूसरा, आप कह रहे हैं कि आप जो लूटा हुआ गोला बारूद था उसी से, लेकिन कई जानकारी ऐसे मिलती है कि आप लोग के ट्रेनिंग कैंप्स चलते थे, वहाँ पर खुद देसी बम बनाना या बारूद बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। उस ट्रेनिंग कैंप के बारे में बताइए, किस तरह से पूरा ट्रेनिंग कैंप आयोजित होता है, क्या क्या सिखाया जाता है? हाँ, ये एक ऐसा है कि बाहर से हथियार आता नहीं, खरीदते भी नहीं, मिलता भी नहीं, तो अपन को क्या करना चाहिए? पार्टी जिंदा होना चाहिए, पार्टी एक्शंस लेना चाहिए, एम्बुशिंग कार्रवाई होना चाहिए। तो इसके लिए अपन कहाँ जाएंगे? जनता के पास ही जाना चाहिए, और जनता के पास जो मिलता है उसको ही हम इम्प्रोवाइज्ड करेंगे, जो जैसे जुगाड़ू बोलते हैं ना, वैसा करेंगे। जो आपको दिख रहा है सलाख सरिया, इसको ले जाएंगे, इसको कुछ तो बनाएंगे, स्पाइक होल्स में ये भी लगा सकते हैं। और जो विस्फोटक है,
जनता में क्या है, एक तो गंधक सोरा मिलता है, वो गन पाउडर बनाते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं। एक तो पटाखे फोड़ते हैं, वो बारूद से हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे जनता में जो बाजार में मिलता है उसको हम ला के इस्तेमाल करें, तो इसी से फिर ऐसे लगाएंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं। थोप जो लोकल अपना पाइप है उसको तोड़ के इधर अच्छा से कंटेनर बना के फिर उसमें से विस्फोट किए, तो जैसा बंदूक का एक गोली चले जाता है, इसमें 70-80 गोली भी एक साथ चलता है। वो तोप करके बनाए, उसमें गन पाउडर का इस्तेमाल किए, वो एक तरीका अपनाया। दूसरा विस्फोट होता है, क्योंकि अच्छा वाला एक्सप्लोजिव होने से स्टील डब्बे या कोई भी गाड़ी को भी फोड़ सकता है, लेकिन ये पटाखा दवा फोड़ नहीं सकता। तो फिर क्या किए, पटाखा दवाई को ही थोड़ा ताकत बढ़ाने के लिए कुकर का इस्तेमाल शुरू किए। जो कुकर होता है वो डबल गुना फटता है, फटने से उसके आसपास जो भी स्प्लिंटर्स लगाए रहते हैं वो फिर जाके किसी आदमी को लगता है, मतलब आसपास जो भी होंगे वो इफेक्ट करता है। तो ऐसे में कुकर का इस्तेमाल किए उसका ताकत बढ़ाने के लिए, इस तरह किए थे। और जो अपना लोकल मेड तैयारी जो है, जो भी पाइप बाज़ार में मिलता है उस पाइप को लाना, फिर उसी से बीजीएल बनाना। जो हमारा पुलिस का जो कंपनी, जेल बताइए, फुल फॉर्म बताइए। बीजीएल बंदूक का फॉर्म है। हाँ हाँ, बंदूक का ही। पहले तो बटालियन ग्रेनेड लॉन्चर करके बोलते थे, अभी एसजीएल भी बोलने लगे कि स्पेशल ग्रेनेड लॉन्चर, और एसजीएल बोलने लगे अभी। तो वो लोकल मेड से पूरे तैयार किए। हाँ, तो उसमें भी फिर कौन सा वो सेल जो होता है वो अपने तरीके से बनाए, तो सेल में ये गन पाउडर और पटाखा दवाई डालने से तो उतना इफेक्ट मारक क्षमता नहीं होता है, इसलिए उसमें कार्डेक्स इस्तेमाल किए, तो वो ज़्यादा हाई एक्सप्लोसिव है, कार्डेक्स इस्तेमाल किए। तो इस तरह अपना जो भी लोकल सामान मिलता है, विस्फोटक या बाकी चीज़ें, उससे ही तैयार करके लड़ना करके भी पार्टी ने डिसाइड किया। उसके तहत हर एक एरिया में जनता बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से लाना, जहाँ जाता है वहाँ से ला के पार्टी को देना है, और उसी से अपन न पार्टी का जो क्षमता है उसको बढ़ाना करके ये सोचे थे। हाँ, अब चूंकि अब एक ये भी कहा जाता है कि जो नक्सली हैं वो करोड़ों रुपए रंगदारी या वसूली करते हैं, गांव से टैक्स वसूला जाता है जिसे लेवी कहा जाता है, इस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। देखो, यहाँ पे जनता से भी हम वसूल करते थे पार्टी में रहते समय, क्योंकि जो टीचर है, ओवरऑल जनता, पूरे जनता जो भी काम कर सकता है वो जनता, बूढ़े नहीं, बच्चे नहीं, जो काम कर सकता है वो जनता साल में एक बार या बाम्बू काटता है तो उसमें से, तेंदुपत्ता तोड़ता है तो उसमें से, या कोई अदर रोजी करता है तो उसमें से साल में एक बार पार्टी के लिए देना है। तो उसमें 50 देते या 60 देते, 100 देते, 200 देते, वो जनता का मन मर्जी, हम फोर्स नहीं करते थे उसको इतना ही देना करके। फिर जनता देते थे, कोई 50 भी देते थे, किसी किसी गांव वाले चर्चा करें 50 रुपया, जनता चर्चा करके ठीक है अपने गांव में हम हर एक व्यक्ति 50-50 रुपया देंगे, तो ठीक है देते थे। या कोई 100 रुपया देंगे बोले तो 100 रुपया देते थे। वैसे ये एक तरीका है, पार्टी सोर्स है, आर्थिक स्रोत है। इसको वर्क डे भी बोलते हैं कि साल में एक बार अपना वर्क डे, एक दिन का पार्टी को देना है, ये बात है। दूसरी बात है, जो टीचर्स वगैरह, बाकी पुलिस हो, टीचर हो, कोई भी हो, अपने एरिया में नौकरी में जो भी है वो उनके नौकरी में से एक साल में वो 1000 दे, 2000 दे, 5000 दे, अपने मर्जी से, मेरा पार्टी है इसको मैं देना चाहता हूँ करके देने से वो भी चंदा या लेवी के रूप में देते हैं, वो एक है। दूसरी, ट्रैक्टर से लेकर जीप, ट्रक जो भी हो, उनसे भी वसूला जाता है, ये पार्टी का स्रोत है।
तो उनमें से भी 5,000 एक ट्रैक्टर के पीछे 5,000, कभी 5,000 भी वसूल किए, कभी 7-8 हज़ार भी वसूल किए ट्रैक्टर। जो जितना हो सकता है दे सकता है वो साल में एक बार देना चाहिए करके है। तो फिर ये छोड़ के देखो कहीं बाम्बू का काम होता है, यहाँ पे बाम्बू कटाई का काम, दूसरा होता है तेंदूपत्ता का काम, ये ठेकेदार लोग करते हैं। तो बाम्बू में से भी ठेकेदार लोगों को वसूल करते हैं हम, और पत्ता सीजन में जो ठेकेदार आते हैं उनसे भी वसूल करते थे। कि लास्ट बार तो हमने यहाँ पे एक मानक बोरा होता है, स्टैंडर्ड बैग तेंदूपत्ता का 1,000 का एक स्टैंडर्ड बैग होता है। एक स्टैंडर्ड बैग के पीछे हाँ हमने 500-550 तक लगाए थे। अच्छा। हाँ ठेकेदार को लास्ट 2023-24 में 550 प्रति स्टैंडर्ड बैग। उससे पहले 300-200 ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आए थे। और बाम्बू जो है उसमें यहाँ गढ़चिरौली में बाम्बू 2 मीटर का 20 टुकड़ा का एक बंडल होता है। उसमें से ठेकेदार लोग कितने देते, 120 रुपया देते हैं या 130 रुपया भी देते हैं। हाँ, एक बंडल का उसमें 4 बाम्बू आता है, 20 टुकड़ा लगता है। तो 120 में से उसमें से हम जो गांव वालों को 120 ठेकेदार देते हैं उससे हम नहीं लेते, सीधा ठेकेदार से लेते हैं। वो जनता का उसमें हाथ नहीं लगाते थे हम सीधा ठेकेदार से लेते थे कि एक बिंडल के पीछे 10 रुपया या 12 रुपया। हाँ ऐसा साल में फिर भी कितनी कमाई हो जाती है? एक ओवरऑल बताइए, सिर्फ गढ़चिरौली तक नहीं, ओवरऑल आप लोग को जो सीसी का जो सर्वोच्च कमेटी है आप लोग की, हर साल कितना पैसा पहुंचता होगा उनके पास अंदाजन? यहाँ पे अब 4-5 साल में तो बहुत कम हो गया, क्योंकि पहले 4-5 साल के पहले तो बहुत आते थे, उस समय का मुझे पता नहीं है। लेकिन ये 4-5 साल में अगर देखेंगे तो इस तरह पूरे ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं रोड का भी पुलिया का भी उनसे भी लेते थे 3% या 5%, उसके परसेंट हिसाब से उनसे लेते थे। उसका जितने करोड़ का है उसके हिसाब से परसेंट लगाते थे। तो ये सारे मिला के मेरे रहते हुए तो देखो 2024 में तो क्या हुआ पता नहीं, मैं पहले निकल के आ गया। जून महीने में होता है अक्सर कलेक्ट। हाँ सभी चीज़ें फिर जून महीने में ही मीटिंग में सब हिसाब किताब करवाते हैं। तो 2022 में 23 में 2.5 करोड़ का आ गया हमारे गढ़चिरौली में, और 22 में आ गया 4 करोड़ के आसपास। तो ऐसे घटते आ गए यहाँ पे, क्योंकि ये इलाका भी बहुत सिकुड़ गया ना, एक एक एरिया ख़त्म होते चले गया, फिर वहाँ जाके वसूल कर नहीं सकते, दे भी नहीं सकते उन लोग। इस तरह हम करोड़ तो ये सब रोकड़ा नगद आप लोग जो वसूली होती थी सब नगद में होती थी? नगद में होती थी। ऑफिस को जैसे आप बैंक तो में तो आप रख नहीं सकते, तो आप लोग कहाँ रखते थे? संभाल कैसे, जंगलों में संभाल कैसे रखा जाता है करोड़ों रुपए? ये हमारे देखो, ये हमारे पास आने से हम क्या करते, मैं यहाँ गढ़चिरौली डिवीज़न का सेक्रेटरी था, इसलिए मेरे पास पूरे निचले वाले कलेक्ट करके लाते थे। मैं सीधा देता था, मेरा ब्यूरो चीफ रहता था, उसको देता था, पश्चिम सब जोनल ब्यूरो सेक्रेटरी जो भी है उसको देते थे, फिर वो सीसी को फॉरवर्ड कर देते थे। अच्छा, तो ट्रांसपोर्ट यही जंगल के रास्ते वो रखते कहाँ पे थे, स्टोर कहाँ पे करते थे, ये बताइए जरा। वो उनको देने तक तो जंगल में हम वो बीच का वसूल किया, और मीटिंग होने में 2-3 महीना लेट है, तो उस बीच में हम बीच में स्टील डब्बे में जंगल में गाड़ के रख देते थे। अच्छा। फिर निकाल के उसको पूरा दे देते हैं। हमें जो देता था वो साल में हमारा कोटा अलग है, क्योंकि दलम का एक दलम 7-8 लोग हैं, उनके लिए 2 लाख साल भर का। अच्छा। और कंपनी है उनके लिए 6 लाख, या संख्या देख के जितना होता है उतना, क्योंकि कंपनी हो या दलम हो उन लोग भी आपने जूते कपड़े और साबुन तेल ये जो चीज़ें लगता है वही, खाना पीना तो जनता से मिलता है, उन्हीं से कलेक्ट करके हम बना के खाते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें तो नहीं मिलता। तो इस तरह करते हैं। अच्छा, आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। और जून में ही क्यों कलेक्ट करते हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताइए, जून ही क्यों तय किया गया? नहीं पता, सीजन वही होता है। अच्छा। हाँ जून महीना ही। अच्छा, तो जैसे ये महाराष्ट्र का आपने बता दिया, अब इधर बस्तर में क्या होता है, बीजापुर में, दंतेवाड़ा में, या फिर यहाँ तेलंगाना में, वहाँ क्या होता है ये बताइए, वहाँ का सीज़न क्या होता है? वहाँ का भी पत्ता का सीजन वही होता है। बाम्बू का सीजन भी देखो अब दिसंबर से शुरू होगा यहाँ पे, अभी से भी कलेक्ट करेंगे।
पूरे साल भर में ही बीच बीच में कलेक्ट होता है, लेकिन वो इस एरिया कमेटी वाले अपने पास रखते हैं। जब पूरा डीवीसी का मीटिंग होता है, डीवीसी मेन होता है क्योंकि एक एक डिवीज़न का पूरा कमेटी, तो डीवीसी मीटिंग होता है, उसमें एसजेडसी लोग भी बैठते हैं, उसमें ही पूरे हिसाब किताब होता है। फिर वो हिसाब किताब एसजेडसी में जाके देना पड़ता है, अच्छा, स्टेट कमेटी में। ओके। हाँ। तो ये आपका पूरा चलिए फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हो गया। अब एक बात बताइए, पहले आप लोग को जो जनता का काफ़ी सपोर्ट रहता था, वो नेटवर्क किस तरह से आप लोगों ने डेवलप किया था कि पुलिस का मूवमेंट हो तुरंत पता चल जाए, उसके बाद आप लोग एम्बुश लगाते थे और हमला करते थे? देखो, जनता जब अच्छा माहौल था उस समय, कोई भी जनता उसके गांव के आसपास से गए, खेत के आसपास से गए, जंगल से पुलिस गए, किसी ने एक आदमी ने देखा फिर दूसरे को बता दिया कि नहीं ऐसा पुलिस जा रही करके, फिर गांव में फैल जाएगा समाचार। उसके बाद दलम अपने साइड में होगा तो फिर क्या करते हैं, जो जानकारी दलम का जानकारी रखता है उनके पास पहुंच जाएगा, वो जाके फिर दलम को इन्फॉर्म कर देगा कि नहीं पुलिस का समाचार है, इस रास्ते से इस जंगल में ऐसे जा रहे थे करके। तो फिर क्या करना, जैसे ही पुलिस का सूचना आता है दलम के पास, कंपनी के पास, प्लाटून के पास, तो इन लोग क्या करते हैं, किधर जा रहे हैं, कितने लोग हैं, कितने संख्या, ये पूरा जानकारी लेने के बाद आम्बुश करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं, हम नहीं करेंगे। तो फिर अपन बचने के लिए क्या करेंगे, नहीं यहाँ से तो इन लोग इधर गए हैं, यहाँ से कभी भी आ सकते हैं, इसलिए यहाँ से हम चेंज करके दूसरे जगह चले जाते हैं, इधर पूरे जनता को रखते हैं कि कहाँ जाते हैं उसके पीछे लगा देते हैं। तो ऐसे में अपन बचने के लिए भी वहाँ जो जगह है उसको चेंज करके दूसरे जगह जाते हैं, या तो फिर नहीं, यही अच्छा मौका है, इन लोग तो उस रास्ते से जाएंगे, वहाँ पे एक छोटा सा 5 लोगों का या 8 लोग 10 लोगों का एक टीम भेज के वहाँ पे एम्बुश करवाएंगे इनको बोलने से, फिर डिसीजन लेके सामने जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते में जाके एम्बुश करवा देते हैं। ये जब का तब आने वाला समाचार को। बाकी चीज़ें ऐसा होता है कि हर दिन का हर दिन जो जनता सरकार में जो रक्षा विभाग है ना, उसमें मिलिशिया वाले आते हैं, वो रक्षा विभाग को देखने वाला 7 गांवों का पूरे जितने जनता सरकार का एरिया है, 7 गांव आता है या 6-5 गांव आता है, उस एरिया का पूरे वो रक्षा विभाग का जो भी इंचार्ज है वो समाचार रख लेता है, क्योंकि उनको हर जगह से मिलिशिया वाले समाचार भेजते रहते हैं। हो फिर वही अगर पार्टी आसपास है दलम तो उनको दे देते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं, चुपचाप रहो अपने हिसाब से करके बोलते हैं। लेकिन 15 दिन में मीटिंग होता है, 20 दिन महीने में एक बार मीटिंग होता है, तो हमारे एरिया में कितने बार पुलिस वाले आए वो जानकारी रखते हैं। और किस लिए आए, या कोई ग्राम बेट करने के लिए आए, या सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आए, या तो किसी को पकड़ने के लिए आए, कहीं मारपीट हुआ, छेड़खानी हुआ, किसी को धमकी दिया, ये सारी जानकारी इकट्ठे रखते हैं। हाँ। अब मुझे बताइए, अब आप लोग को संचार का साधन क्या होता है, क्योंकि पहले तो जंगलों में उतने नेटवर्क्स नहीं होते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी के पास कम्युनिकेशन के बहुत साधन हो गए, तो आप लोग कम्युनिकेट किस तरह से करते थे? पहले क्या सिस्टम होता था, और अब जबकि मोबाइल हो गया, अलग अलग डिवाइसेस आ गए, तो कम्युनिकेशन किस तरह से करते हैं जंगलों के भीतर? जंगलों के भीतर ये मिलिट्री विंग शुरू होने के बाद कम्युनिकेशन सिस्टम आ गया, उसमें भी ये मोबाइल नहीं आया, मात्र ये वायरलेस सेट आया। अच्छा। हाँ, जो भी साधारण वायरलेस सेट है, बाओ पेंग बोलते, या तो आईकम, ICV8 ऐसे सेट्स है कंपनी का, उसको बाहर से खरीद के वो इस्तेमाल किए। अच्छा, लेकिन वो तो ट्रेस हो सकता है ना, अगर बाहर से अगर खरीद रहे, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता होगा ये सब, तो फिर आराम से पुलिस तो ट्रैक कर सकती है। हाँ, ट्रैक कर सकती है। इसलिए हमने क्या करते थे, कोड बनाते थे। अच्छा। हाँ, कोड बनाते थे और जगह, किसी व्यक्ति का नाम, सब कुछ कोड में रख देते, और फिर उसी से चलाते थे। सुनने दो पुलिस वाले, तो वो तो सुनेंगे, उसको रोक नहीं सकते हम। और सुनने से भी कहाँ किधर समझ में नहीं आएगा, तो कोड में ही बात करना था। क्या कोड, कोई कोड बताइए जरा। मतलब कोड जैसे ये 5 गांव हैं,
5 गांव का नाम, ये एक जनता सरकार है। जनता सरकार में 7 गांव आता है। 7 गांव में इंग्लिश का एक अक्षर रखेंगे कि A1, A2, A3, A7 तक जाएगा। उसके साइड में गांव का नाम लिखेगा। अच्छा। हाँ, फिर कहाँ आना, किस गांव में, ये सब उसी हिसाब से, ये 3 में कौन सा गांव है, ये 4 में कौन सा गांव है, इस तरह कोड रखते थे। हाँ। अच्छा, तो अब ये इस तरह से आप कह रहे कि आप लोग कोर्ट से संपर्क होता रहा, तो अब फुलनार में तिरंगा लहराया है। फुलनार की कहानी बताइए, किस तरह से वहाँ पे मूवमेंट होता था, क्योंकि आप खुद गढ़चिरौली के इंचार्ज थे। वहाँ पे किस तरह से आप लोगों ने अपना होल्ड पूरा बनाया था, किस तरह डोमिनेट करते थे वहाँ पर? देखो, पुलनार बामरागढ़ तहसील के तहत वो आखिरी छत्तीसगढ़ का बॉर्डर का गांव है। उससे आगे कोपरसी है। तो पुलनार 4-5 घर है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। वो नदी के किनारे में है, पहाड़ से बिल्कुल सटा हुआ है। तो वहाँ पे पुलनार पुलनार ऐसी जगह है कि रणनीतिक स्ट्रेटजी के तहत भी आता है, क्योंकि वहाँ पे पुलिस कब जब बोले तब आ नहीं सकता। पार्टी जा सकता है दलम वाले, लेकिन पुलिस कभी भी पहुँच नहीं सकता वहाँ पे, क्यों, रास्ता नहीं है, नदी है और मुश्किल है पुलिस पहुँचने के लिए जब बोले तब। इसलिए वो दलम हमेशा जाता था वहाँ पे, रुकता था, मीटिंग लेता था। ऐसे में उस आसपास के गांव को मिला के भी वहाँ पे जनता सरकार वगैरह बनाए। तो वो बाकी डीवीसी वाले जो है, एसी वाले हैं, जो पार्टी के निचले स्तर के हैं, उन लोग वहाँ पे ज़्यादा होल्ड रखते हैं। हाँ, क्या जैसा बताए, स्ट्रेटेजिकली आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह थी जहाँ पे पुलिस का एक्सेस बिल्कुल नहीं था। हाँ, बराबर। तो अब चूंकि अब वहाँ पे जो है तिरंगा लहराया है, अब धीरे धीरे जो है अब नक्सलवाद खत्म होने की दिशा में है, जैसे सिर्फ 10 काडर ही बचे हुए हैं। तो क्या वजह रही, आपको लग रहा है कि अब एक तो पुलिस का एक्शन हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्या वजह हुई कि अब धीरे धीरे नक्सल खत्म होता जा रहा है? नक्सल तो अभी मेरे आंकलन से ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि आए दिन हम वैसे ही देख ही रहे हैं। 2024 जनवरी से जो अभियान शुरू किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अमित शाह ने भी डेडलाइन दिया 2026 मार्च तक ख़त्म हो जाएंगे करके। उसके तहत उन्होंने सबसे पहले तो माड़ क्षेत्र को अपने कब्जे में लेना। अबुझ माड़, कि हम पार्टी में रहते समय अबुझ माड़ नहीं बोले। अच्छा। क्योंकि अबुझ कब होता है कुछ नहीं जानते वहाँ के लोग। अच्छा। कुछ पता ही नहीं है, वैसा नहीं है, क्योंकि अपने सरकार ही उसको ऐसे रख दिया, इसलिए उस कुछ नहीं जानते। नहीं तो दुनिया जैसा है वैसे वो भी चलता था। तो अबुझ माड़ नहीं, माड़ बोल के हम बात करते थे। तो उसको सरकार ने पूरे कब्जा करना चाहती है। आज के डेट में तो कहीं कैंप सभी जगह आ गया, जहाँ पुलिस ये 73 सालों में जहाँ पहुँची नहीं, वहाँ पे कैंप आज कड़ा है अंदर। लेकिन महाराष्ट्र जो सटे बॉर्डर है वहाँ तक भी आ गए पूरे कैंप्स, अब 1 हफ्ता पहले भी। तो मुझे लगता है ये फिजिकल तौर पर मतलब हथियारबंद संघर्ष, हथियार लेके, यूनिफॉर्म पहन के हथियार लेके जंगल में इस तरह नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये विचारधारा जो है, ये विचारधारा रह सकती है। विचारधारा तो कभी ख़त्म नहीं होता, वो सब में अब घुसा है, गया है। कोई इसको निकाल के पढ़ लेता है, किसी को कोई तकलीफ होता है तो अरे यार यही अच्छा था, लगता है वो अच्छा था करके बोलेंगे। इसलिए ये विचार तो रहेगा, लेकिन दलम या हथियारबंद संघर्ष जो भी है वो बचे हैं, उन लोग वापस आएंगे या तो फिर अभी मारे जाएंगे। ये 2 ही होगा अभी। लेकिन क्यों आपका क्या आप लोग को जो अभी भी वो मौजूद है, क्या जन समर्थन जो पहले गांव से मिलता था वो पूरी तरह खत्म हो गया? हथियार आप बता रहे कि हथियार नहीं बचे, वो भी खत्म हो रहे, बताइए आखिर खत्म क्यों होते जा रहे? पुलिस एक्शन, इसमें कोई दो राय नहीं, पुलिस अग्रेसिवली जाके अटैक करिए, न्यूट्रलाइज करिए। ज़मीन पर क्या हो रहा है, जो लोग अंदर मौजूद है क्या उनको लग रहा है? देखिए, यहाँ पे सरकार ने
बहुत चैलेंज के तहत सामने आया है। तो उन्होंने एग्रेसिव भी है। फिर वो तो अपना काम करेगी, उनका इंटेलिजेंस व्यवस्था को मजबूती से अंदर तक घुसाए है। तो यहाँ पे ये हुआ कि हर एक गांव में इन्फॉर्मर नहीं, ऐसा नहीं है, हर एक गांव में इन्फॉर्मर तो है ही है। किसका? पुलिस का? पुलिस का। हाँ। हमारा भी था, क्योंकि हम पार्टी को भी सूचना देने वाले सब लोग हैं। फिर भी क्या होता है, इसमें जनता को अपने तरफ खींचना। पार्टी ने देखो, जनता के दिल दिमाग को जीतना बोलते हैं। यहाँ पे सरकार क्या किया, पार्टी के खिलाफ में, मतलब ये नक्सल है, विकास होने नहीं देते, और किसी को भी मारते हैं, ये तो बताने की बात जो है वो चलता ही रहता है। तो इसी के तहत बाकी सरकार आपकी है, सरकार आप लोगों के लिए है, आपके सामने आई भी है। तो हम ये करते हैं आपको। देखो यहाँ पे विकास नहीं हुआ पुलनार में, तो अब रोड है। बिना गुंडा में विकास नहीं हुआ, तो अब रोड वहाँ चले जाएगी। कावंडे में विकास नहीं हो रहा, तो वहाँ पे रोड चले जाएगी, पुलिया हो जाएगा, तो आपका मेडिकल सुविधा भी हो जाएगा। और दूसरी बात, हमारे अंदरूनी इलाकों से, जंगल इलाकों से अपने लड़का लड़की जो भी है छात्रा बाहर पढ़ने जाएंगे, तहसील मुख्यालय, तो जिला मुख्यालय तक पढ़ने जाएंगे, उससे आगे भी जाएंगे, तो हमारा विकास हो जाएगा। पढ़ने के लिए जाने आने में तकलीफ हो रही है, तो रोड होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, अब क्या मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, सब तो होना चाहिए जनता के लिए। और दूसरी बात, जो यहाँ पे सरकार ने अलग अलग योजनाएं बनाई है, कि पुलिस डिपार्टमेंट भी क्या करती है कि कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसको भी साथ में ले जाके जनता के सामने बताते हैं कि ये आपके लिए सरकार से योजना है, इसको आप लेना चाहिए करके कुछ सामान बांटते हैं। तो उसमें भी जनता लेते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि कुछ समय में सरकार भी ठीक है, माओवादी भी ठीक है, ऐसे बोलने में थे। अभी वो एकत्रित संगठित जब थे तब एक बात था, अभी एकत्रित संगठित जैसा भी जनता नहीं है कि सुरजागढ़ आ गया, कौनसर आ गया, तो अभी क्यों जंगल में इस तरह रहेंगे कि डेवलप नहीं है, कुछ नहीं है। तो डेवलप की जगह ही देखते हैं। कोई अंदर गांव था, पगडंडी था, नीचे गांव वाले मस्त मोटरसाइकिल चला रहे, रोड भी आ गया, बिजली भी आ गई, मोबाइल फ़ोन भी चला रहे, तो ऊपर वाले क्या किए, वो नीचे उतर गए अभी। अच्छा। 4-5 सालों में। वैसे भी है अपने बामरागढ़ इलाके में, वो पहाड़ियों के ऊपर 2-3 गांव थे, ये सब बाहरी विकास को देख के, डेवलप को देख के उन लोग नीचे उतरे। अरे यहाँ रहने से हमको कोई पूछता नहीं, हम नीचे चले जाएंगे। ये लोगों की आकांक्षा जो है, लोगों की आशा जो है, लोगों की डेवलपमेंट को देख के अपने आप को सोचते हैं ना। तो इस तरह फिर ये पार्टी से दूर होना मतलब सरकार भी उतना ही, क्योंकि मदद को कट करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बना के सामने लाया, उसमें जनता को लाभ भी मिला, विकास भी हुआ, डेवलप भी चल रही है। इसके तहत ही जनता फिर पार्टी से भी दूर हो गए। पार्टी जो करना था वो नहीं किया। जो पार्टी ने जो करना था जनता के लिए, जनता सरकार, मतलब जनता सरकार के, अब सरकार का जो पंचायत व्यवस्था है, बाकी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स है, उसके अगर अगेंस्ट में देखेंगे तो ये कुछ भी नहीं है पार्टी का। ये छोटा सा है, भ्रूण रूप है। जनता फिर किधर जाएंगे, जो अच्छा है उधर ही जाएंगे। तो अब क्या हौसला खत्म हो चुका, टूट रहा है नक्सलियों का, जो अभी बचे हुए हैं, जो अभी सरेंडर नहीं कर रहे हैं, लग रहा है वो क्यों टिके हुए हैं? या जैसे कि कई लोग हौसला टूट जा रहा है, उन्हें लग रहा है कि अब, जैसे सोनू ने अभी कहा, जिसने हाल में सरेंडर किया है, कि सशस्त्र आंदोलन अब इसका कोई भविष्य नहीं, इससे हम कभी कुछ अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकते, मुख्य धारा में है, उस बारे में बताइए। हाँ, मुझे भी लगता है कि बाकी मेरे पीछे आए लोग जो भी बोल रहे, उसी हिसाब से अगर जंगल में रहेंगे तो मारे जाएंगे। अगर आप सरेंडर हो के सरकार के जो भी पॉलिसी है उसके तहत सरेंडर करने के बाद पुनर्जीवन, पुनर्वास करेंगे, तो आपका जीवन बच जाएगा।
दूसरी बात है, अगर आप काम करना चाहते हो, जनता के लिए ही काम करना चाहते हैं, तो फिर कोई यह संविधान के तहत करो। मैं तो वो करने के लिए नहीं आया। अब हम वापस आएंगे फिर जनता के लिए काम करेंगे तो मैं नहीं बोलूँगा। जो बाकी रुपेश हो, सोनू दादा हो, उन लोग जो अंदर से 22 पन्नों का लेटर लिखा, उसके तहत उन्होंने सरकार के सामने मांग रखे, फिर बाहर निकले, वो उस तरह बोल रहे हैं कि हम अकेले अकेले में आया, पार्टी को बिना बताए निकल के आए वाले लोग हैं। उन लोग डिसीजन लेके आए, हम बिना बताए के आए वाले लोग हैं। इसलिए अब तक जो हुआ हुआ, बहुत नुकसान हुआ, बहुत खून खराबा हुआ, होना नहीं चाहिए था। हम जाने अनजाने में चले गए और ये इस तरह सब कुछ हो गया। अभी आंखों के सामने हम सब देखे और देखने के बाद हम वापस आने का निर्णय लिए और आए। हमें भी सरकार सरेंडर करवाने के लिए बहुत मदद किया और हमारी जान बचाई। इतने सारे केसेस में हमारे मेरे ऊपर होने के बाद भी सरकार ने मेरे ऊपर 70-75 के तो केसेस है। कितना लाख का इनाम था आपके ऊपर? हाँ, मेरे यहाँ 25 लाख का इनाम था। आपके ऊपर? हाँ। अच्छा, तो अब आप बताइए, अब आप सरेंडर हो गया है, कितना बदलाव देख रहे हैं आप अपने जीवन में? क्या आप ये मुख्य धारा में पूरी तरह से नॉर्मली आप आ चुके हैं? सर, मैं यहाँ आने के बाद मुझे तो 1.5 साल हो रहे हैं अभी। तो यहाँ पे जो भी देख रहा हूँ, सरेंडर होने के बाद यहाँ पे हमको बहुत सुविधाएं मिली हैं और खाने पीने सबकी व्यवस्था, और जो भी हम जंगल में रहते थे तो वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था। कुछ लोग वैसे बहुत बीमारी से ग्रस्त भी थे। अभी आने के बाद यहाँ पे सरकार ने उनका ट्रीटमेंट करवाया, किसी को इलाज के लिए नागपुर भेजा या किसी को अलग अलग जगह में भेजा, तो वो इलाज भी हो रही है और हमें पढ़ाया भी है। जो किसी ने कोई साक्षर निरक्षरता नहीं रहना चाहिए, सब साक्षर रहना चाहिए कर पार्टी में जाके तो पढ़े हैं, लेकिन यहाँ सरकार में उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं है ना, इसलिए चौथी पास करवाए। फिर जो बिल्कुल भी स्कूल निरक्षर था उसको चौथी पढ़ाए और पास करके उसको सर्टिफिकेट भी दिए। तो मैं तो बहुत नहीं पढ़ा था कि मैं 5वीं पढ़ा था, 5वीं फेल होके मैं छोड़ दिया, क्योंकि अब अभी की परिस्थिति जैसा होते तो मैं भी पढ़ता था, लेकिन उस जमाने क्या 30 किलोमीटर दूर कौन आते थे, पुलिया नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो छोड़ दिए वैसे ही। अब आपको लग रहा है कि, आखिरी सवाल मेरा, कि आपको लग रहा है आपसे गलती हुई थी? अब जो ये जीवन देख रहे हैं ये बहुत बेहतर है, जो अपना जीवन का 28 साल वहाँ निकाल दिए, एक बहुत बड़ी चूक थी? मैं उसको चूक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक तरह से देखने से अभी जो जैसे हम वापस आए तो मुझे लगता है कि हम गए थे एक लक्ष्य लेके, लक्ष्य भी नहीं था, क्योंकि वो बचपन में ऐसे इम्प्रेस होके जो जैसे मैंने जब आपको बताया था ना कि ये नक्सलाइट है, इसके सामने फॉरेस्ट वाले पुलिस वाले कुछ भी नहीं है, तो इन लोग बहुत अच्छे हैं, तो वह फॉरेस्ट वालों को भगा दिए उस समय। तेंदुपत्ता मजूरी बढ़ाए, दुकानदारों का शोषण को कम कर दिए। तो ये सारी चीज़ें हमको बहुत अच्छे लगता था बताने से। फिर गाने गाते थे, अपनी लोकल भाषा में गाने गाते थे। गाना गा के सुनाइए जरा, जिसको सुन। गाना तो नहीं आता। जो कोई गाना सुना आपको याद हो, जो जिसने आपको जिससे प्रेरित किया उस जमाने में? हम उतना याद भी नहीं है मुझे। हाँ, तो हम ऐसे सुनते थे, फिर उस हिसाब से हम गए। जाने के बाद 2015 2012-13 तक तो हमको कुछ नहीं लगा कि हम ही आम्बुश कर रहे हैं, हमें पुलिस वालों को मार रहे हैं और हमारा जनता सरकार चल रहा है, संगठन चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, हमें कोई तकलीफ नहीं था, तो ये सब ठीक ही चल रहा है करके था। लेकिन बाद में जैसे ही सरकार अग्रेसिव में आ गया और पुलिस कैंप्स को बढ़ाने लगे और अलग अलग योजनाएं लाने लगे, फिर जनता दूर होने लगे, जन आधार घट गया, सप्लाई नहीं है कुछ, ये सब ख़त्म होने लगा, एरिया भी सिकुड़ने लगे। तब हमें लगा कि अरे अभी ये तो यहाँ रहने से कुछ फ़ायदा नहीं, वापस जाने से ही ठीक है करके बोले। तो फिर जो आपने सवाल किया, क्योंकि
ये बेकार हुआ इतने सालों का, मतलब तो हमने जितने साल पार्टी में थे वो तो जनता के लिए किए हैं, वही बताते थे, भले वो रास्ता गलत था लेकिन जनता के मुद्दों को उठा के ही बात करते थे। लेकिन यहाँ पे ये चलता था कि बाई चांस कहीं पे गलती से किसी को मार देना, गलती से किसी को पीटना, और जो पार्टी ने जनता में ले जाने की जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में भी कुछ कुछ कमियां हैं, इसके लिए तो पार्टी ने कमज़ोर हुआ ना। हाँ, ये सारी चीज़ें। एक आखिर जाते जाते हाँ। आप जो अभी भी जंगलों के भीतर मौजूद हैं, पुलिस लगातार अपील करी, सरकार अपील करी कि आप सरेंडर करिए, जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं उनसे आप क्या कहेंगे? उनसे मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे मतलब अड़े रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ओवरऑल पार्टी अब दंडकारण्य में देखने से बाकी उड़ीसा स्टेट भी लगभग ख़त्म होने जा रहा है, एमएमसी भी एक ग्रुप तो आ गया, बाकी बचे हैं बाकी माड़ पूरे के पूरे ख़त्म, सफाई हो गए, वो नॉर्थ बस्तर, इधर गढ़चिरौली भी 7-8 लोग ही बचे हैं। अब साउथ बीजापुर और सुकमा ही बचा है, वहाँ पे भी ज़्यादातर लोग तो चले गए, कुछ मुठभेड़ें तो चल ही रहे हैं, कल परसों 18 लोग भी एनकाउंटर में मारे गए। तो ये सब देखते हुए बाकी बचे लोग जो भी है उन लोग भी आना चाहिए, क्योंकि अब इससे और पार्टी ऐसा हथियारबंद संघर्ष और डेवलप होगा इस परिस्थिति में करके मुझे तो विश्वास नहीं है। इसलिए उन लोग जो बाकी ज़्यादातर लोगों ने जो डिसीजन लिया और वापस आए, उनके तरह उन लोग भी आना चाहिए, यही मैं उनको कहता। हमसे बात करने के लिए सुना आपने तो गिरधर थे, इन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि रैंक क्या होता है, किस तरह से काम कैसे किया जाता है, आर्थिक स्ट्रक्चर उनका क्या होता है। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ इन्होंने अंत में कही है कि जिस तरह से पुलिस की तरफ से अग्रेसिव एक्शन किया जा रहा है, कई साथी मारे जा रहे हैं, ऐसे में एकमात्र उपाय यही है कि आप अड़े न रहें, आप मुख्य सरेंडर करिए, मुख्य धारा में आइए, यहाँ पे जीवन और भी ज़्यादा बेहतर है। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, गढ़चिरौली।